Hey, hi everyone. Welcome to our channel Commerce Education by CA. This is Darshan Jain this side. आज के लेक्चर में हम लोग एसपी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 1 एसपी का करवाया था। आई होप आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा रहेगा। इन केस आप में से किसी ने वो लेक्चर देखा नहीं है तो मैं आई बटन पे उस लेक्चर की लिंक दे दूँगा, तो आप जाके प्लीज़ वो चैप्टर भी देख लीजिए सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। इन विच केस चैप्टर नंबर टू का नाम क्या है? सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या? सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब होता है कि कंपनी में पैसों का सोर्स, कंपनी के अंदर पैसों का सोर्स। आप सबको पता है कि कंपनी के अंदर पैसे कहाँ से आते हैं। एक तो होता है अपना ओन सोर्स और दूसरा होता है बोरोड सोर्स, है कि नहीं? तो सबसे पहला अपन ने देखा था इक्विटी शेयर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर्स और फिर रिटेन अर्निंग। ओन सोर्स के अंदर की बात कर रहा हूँ। और फिर बोरोड सोर्स के अंदर हमने डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट, बैंक लोन, ये सब देखे थे। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोगों ने सोर्सेज को पहले से ही पढ़ रखा है तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी इन सोर्सेज को। ये जो सोर्सेज ऑफ जो पैसों के सोर्सेज है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनको हम समझेंगे, उनके मीनिंग को, डिफिनेशन को, फीचर्स और टाइप्स, मतलब हर सोर्स के कितने टाइप्स हैं, उनमें क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहला पार्ट, दैट इज़ व्हाट इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो फाइनेंस होता है वो क्या है। इट इज़ अ की। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस है की हर बिजनेस एक्टिविटी की। बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसकी चाबी क्या होती है? फाइनेंस। कोई भी बिजनेस बिना फाइनेंस के चल सकता नहीं है, बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के कोई बिजनेस चल सकता नहीं है। सो फाइनेंस जो है वो हमें थ्रू आउट लगता है। इट इज़ नेसेसरी थ्रू आउट, मतलब स्टार्ट से एंड तक हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा। इन विच केस यहाँ पे क्या बोला गया है? सारे के सारे फंक्शंस किस पे डिपेंड होते हैं? फाइनेंस पे डिपेंडेंट होते हैं। सारे के सारे फंक्शंस किस पे डिपेंडेंट होते हैं? फाइनेंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जो बिज़नेस में पैसा लगता है, पैसा जो बिज़नेस में लगता है किस चीज़ के लिए? बिज़नेस करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। वापस से रिपीट करता हूँ, जो पैसा हम लोग बिज़नेस के अंदर लेके आते हैं बिज़नेस करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस है और बहुत लार्ज अंडरटेकिंग होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो क्या होता है? मॉडर्न टाइप ऑफ बिजनेस होता है और वो लार्ज अंडरटेकिंग होता है, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल की ज़रूरत जो होती है ज़्यादा होती है, ह्यूज कैपिटल लगता है। इन विच केस मूविंग फॉरवर्ड मैं क्या बताता हूँ आपको कि जब भी कोई भी बिज़नेस है जो पैसा कलेक्ट करता है बिज़नेस करने के लिए, कोई भी बिज़नेस जब पैसा कलेक्ट करता है बिज़नेस करने के लिए अलग अलग सोर्स से, और वो भी अपने फाइनेंशियल प्लान के अनुसार, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई बिज़नेस अपने बिज़नेस करने के लिए अलग अलग सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करता है, वो भी अपने फाइनेंशियल प्लान के अनुसार। फाइनेंशियल प्लान का मतलब अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट के अनुसार, उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल फॉर्मेशन। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमने देखा था कि उसके मैंने दो क्लासिफिकेशन बनाए हैं, एक है क्लासिफिकेशन 1 और एक है क्लासिफिकेशन 2। क्लासिफिकेशन 1 के अंदर हमने क्या देखा था, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं इन चैप्टर नंबर 1, ओन एंड बोरोड। जो भी फाइनेंस के सोर्स कितने हैं? ओन एंड बोरोड। ओन के अंदर हम लोगों ने शेयर्स देखा था और एक ही था रिटेन अर्निंग। ओन के अंदर हमने शेयर्स देखे थे और रिटेन अर्निंग। शेयर्स के अंदर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। और बोरोड के अंदर हमने देखा था डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट। अब आप बोलोगे सर ये एडीआर, जीडीआर, ये बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट आपने सब सिखाया नहीं था, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे। सो अभी मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का पहला क्लासिफिकेशन क्या है? ओन्ड एंड बोरोड। ओन्ड और बोरोड। ओन के अंदर शेयर्स और रिटेन अर्निंग, और बोरोड के अंदर डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, ट्रेड क्रेडिट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी रहेगा हम देख लेंगे। और क्लासिफिकेशन 2 क्या होता है? कोई भी बिजनेस के दो टाइप के सोर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल का मतलब क्या होता है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही पैसा हमने जमा किया। और दूसरा एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल का मतलब क्या होता है? इंटरनल सोर्स मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसका मैंने आपको एक ही एग्जांपल दिया था, या एक ही एग्जांपल है एक्चुअल में, दैट इज व्हाट? रिटेन अर्निंग। ओनली रिटेन अर्निंग इज द इंटरनल सोर्स ऑफ
कॉर्पोरेट फाइनेंस। और एक्सटर्नल सोर्स क्या हुए, एक्सटर्नल सोर्स मतलब जो भी बाहर से आया, जैसे कि शेयर्स सर शेयर्स तो ओन्ड है, हाँ ओन्ड है नो डाउट, लेकिन आता तो बाहर से है ना, लोग दे रहे हैं, लाइक पब्लिक दे रही है। तो सर रिटेन अर्निंग इंटरनल क्यों हुआ, क्योंकि रिटेन अर्निंग जो है वो कंपनी खुद बिजनेस करके प्रॉफिट कमाती है, उसमें से बचाती है, इसीलिए रिटेन अर्निंग इंटरनल, बाकी सब एक्सटर्नल हो गए। ठीक है, दोनों को मिक्स मत करना, दोनों अलग अलग है। क्लासिफिकेशन 1 अपने आप में एक पार्ट है, क्लासिफिकेशन 2 अपने आप में एक पार्ट है। ठीक है, तो जब मैं क्लासिफिकेशन 1 की बात कर रहा हूँ तो आप क्लासिफिकेशन 1 के बारे में ही सोचोगे, दैट इज ओन्ड एंड बोरोड। एंड जब मैं क्लासिफिकेशन 2 की बात कर रहा हूँ दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, इन केस आपको ऐसा लगता है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आपके पास ऑप्शन है यूट्यूब पे स्पीड स्लो करने का। ठीक है, मुझे एक स्पीड पे चलना पड़ता है, इसीलिए मैं उसी स्पीड पे चलूँगा, बट आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो 100% परफेक्ट मिलेगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब ओन कैपिटल के अंदर, सोर्सेज ऑफ ओन कैपिटल के अंदर क्या, सबसे पहले बेसिक देखेंगे, बेसिक को समझेंगे। बेसिक के अंदर क्या दिखा है, ओन कैपिटल के कौन से सोर्स है, शेयर कैपिटल है और दूसरा रिटेन अर्निंग है। ये मैंने बाइफिकेशन किया है, आपके बुक के अंदर ये बाइफिकेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, बेसिक में कोई बाइफिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन इसको मैंने बाइफिकेट किया गया है सो दैट आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। सो बेसिक के अंदर क्या डिस्कस किया है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है, ये वो कैपिटल है जो कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने रेस किया है विद द हेल्प ऑफ द ओनर्स, दैट इज द शेयर होल्डर्स। ओनर्स के पास से जो पैसा लेते हैं उसे हम क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल। ठीक है, अब क्या होता है, जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी को पैसा देता है और कंपनी उसको शेयर्स देती है। शेयर होल्डर कंपनी को पैसा देता है और कंपनी उसके बदले में उसको पैसे देती है। ये जो होता है वो इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल है। मैं रिपीट करता हूँ, इनिशियल मतलब बिगिनिंग। जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो सबसे पहला उसके पास जो पैसे का सोर्स होता है वो शेयर कैपिटल होता है। कभी भी बाहर वाले इतने इजीली पैसे नहीं देते, शेयर कैपिटल के माध्यम से ही कंपनी जब कंपनी नहीं बनती है तो उसका इनिशियल सोर्स होता है शेयर कैपिटल। एंड एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सर तो बाद जब कंपनी 5 साल 6 साल बाद क्या वापस से शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, यस कर सकती है। इट कैन बी रेज्ड एनी टाइम लेटर ऑन। सर ये शेयर कैपिटल कौन तय करता है, मतलब कंपनी के अंदर कितना शेयर्स बेच के कितने पैसे आने चाहिए, ये कौन तय करता है, प्रमोटर। कौन तय करता है, प्रमोटर। और एक कंपनी के पास कितना शेयर कैपिटल होना चाहिए उसे ऑथराइज कैपिटल कहा जाता है। ये हम चैप्टर नंबर 3 में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऑथराइज कैपिटल। और ये जो सर कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है ये कहाँ पे दिया रहेगा, या ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में दिया रहेगा। कहाँ पे दिया रहेगा, कंपनी का महुआ मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज। 6 क्लॉज होते हैं, उसके अंदर से पहला क्लॉज या दूसरा क्लॉज जो होता है अपना कैपिटल क्लॉज का, उसमें दिया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग के बारे में क्या बताया, ये भी एक ओन सोर्स ऑफ कैपिटल ही है, ये कंपनी का अपना ही होता है। ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट में से बचाते हैं उसको वापस से री इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। जो रिटेन अर्निंग होती है उसको हम वापस से री इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो रिटेन अर्निंग कुछ नहीं, वो प्रॉफिट का हिस्सा है जो बच गया आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट, टैक्सेस, देन डिविडेंड्स टू प्रेफरेंस एंड इक्विटी। उसके बाद जो पैसा बचता है उसे हम रिटेन अर्निंग करते हैं और उसको हम वापस से बिजनेस में ही लगाते हैं। ये इंटरनल सोर्स है। देखो गाइस, यहाँ पे जो बोला था वो इनिशियल बोला था और यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो इंटरनल है। क्या है, ये इंटरनल सोर्स है, मतलब ये कंपनी ने खुद ने अपने बिजनेस करके जो पैसा बचता है वैसा उसने बचा के पैसा जमा किया। ठीक है, कब आप मुझे बताओ क्या रिटेन अर्निंग इनिशियल सोर्स हो सकता है, सर नहीं। रिटेन अर्निंग कभी भी इनिशियल सोर्स नहीं हो सकता। सर क्यों, क्योंकि इनिशियल सोर्स मतलब क्या, स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट कैसे होगा, स्टार्टिंग से प्रॉफिट कंपनी के पास थोड़ी ना होता है। जब बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते तब तो भी कुछ बिजनेस किया भी नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा। सो रिटेन अर्निंग कैन नॉट बी इनिशियल सोर्स, इट इज एन इंटरनल सोर्स बट इट इज नॉट एन इनिशियल सोर्स। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो ओन कैपिटल होता है वो परमानेंट कैपिटल होता है और वो कंपनी के पास हमेशा के लिए रहता है। वो कभी रिटर्न होता है जब कंपनी बंद होगी। जब कंपनी बंद होगी, वाइंडिंग अप का मतलब होता है जब कंपनी बंद करने वाले होंगे, ओनली इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, हम रिटेन अर्निंग या ओन सोर्स के अंदर रिटेन अर्निंग भी आ गया और शेयर कैपिटल भी आ गया। ये दोनों जो पैसा है हम कब रिटर्न करेंगे, जब कंपनी बंद होगी तब। अब हम पहले पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में। शेयर्स क्या होता है।
देखो एक कंपनी होती है, कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल प्लानिंग करती है। जब बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल प्लानिंग करती है। और फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त उसको मालूम पड़ता है कि उसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 50 लाख की। कितनी रिक्वायरमेंट है उसे बिजनेस करने के लिए, क्या चाहिए, 50 लाख रुपये चाहिए। ठीक है, अब 50 लाख में से कंपनी सोचती है कि मुझे 40 लाख मैं शेयर से लाऊंगा। ये कौन सोच रहा है, प्रमोटर। प्रमोटर सोचता है कि 40 लाख जो है वो मैं शेयर्स, 40 लाख रुपया मैं शेयर्स बेच के जमा करूंगा और 10 लाख रुपए मैं बोरो करूंगा। ठीक है, बोरो मतलब बोरोड फंड, डिबेंचर्स, लोन वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये अपना डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, बोरोड वाला अपना डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है एज ऑफ नाउ। अपना पॉइंट क्या है सर, 40 लाख रुपया जो है कंपनी शेयर से इकट्ठा करने वाला है। सर शेयर से इकट्ठा करने वाला है मतलब शेयर्स बेच के पैसा लेने वाले हैं। ओके, जो पैसा शेयर्स बेच के आएगा उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। शेयर्स बेच के जो पैसा आता है वो शेयर कैपिटल होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, 40 लाख। एग्जाम्पल क्या, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया, कंपनी शेयर्स बेच के कितना पैसा इकट्ठा करेगी, 40 लाख रुपया। ठीक है, शेयर्स बेच के कितना पैसा इकट्ठा करेगी, 40 लाख। तो कंपनी का शेयर कैपिटल कितना हो गया, 40 लाख रुपया हो गया, है कि नहीं। शेयर्स बेच के जो पैसा आता है उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। तो कितना आने वाला है शेयर्स बेच के पैसा, 40 लाख रुपया, तो वो शेयर कैपिटल है कंपनी का। अब ये कौन देगा, ये पैसा कौन देगा कंपनी को, पब्लिक देगा। कौन देगा, पब्लिक। शेयर कैपिटल मतलब शेयर्स से जो पैसा है वो कौन देगा कंपनी को, पब्लिक देंगे। सर तो वो लोग भी तो कुछ मांगेंगे ना, हाँ वो लोग भी तो उसके बदले में जो पैसा, पब्लिक जो है वो पैसा देगी कंपनी को, उसके बदले में वो लोग भी कुछ मांगेंगे। यस मांगेंगे, तो क्या मिलेगा उनको, क्या मिलेगा उनको, हिस्सा मिलेगा, दैट इज शेयर मिलेगा उनको। क्या मिलेगा उनको, शेयर मिलेगा। किसका, कंपनी का। कंपनी में उनको क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। सर ये हिस्सा, ये शेयर क्या होता है, कभी कंपनी क्या करती है तुमको पता है, वो अपना जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का मतलब क्या, 40 लाख रुपया, है कि नहीं। 40 लाख रुपया जो शेयर कैपिटल है कंपनी का, उसको क्या करेगी कंपनी उसको शेयर्स के अंदर डिवाइड करेगी। कैसे, फेस वैल्यू से डिवाइड करके। कंपनी क्या करेगी, शेयर कैपिटल को शेयर्स में कन्वर्ट करेगी। किस में कन्वर्ट करेगी, शेयर्स में कन्वर्ट करेगी। कैसे करेगी, फेस वैल्यू से डिवाइड करके। सर ये फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ डिनोमिनेशन, एक यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर और अपना मीटर होता है वैसे। अब एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी कंपनी जो होती है उसकी फेस वैल्यू कितनी होती है, 1 रुपया, 10 रुपया या फिर 100 रुपया, तीनों में से एक रहेगा। 1 रुपया या फिर 2 या फिर 10 रुपया या फिर 100 रुपया। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे 10 रुपया लेके चल रहा हूँ। कितना लेके चल रहा हूँ, 10 रुपया। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी का जो फेस वैल्यू कितना, 10 रुपया। 40 लाख जो है कंपनी का शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू से मैंने डिवाइड कर दिया। ये शेयर कैपिटल है और ये फेस वैल्यू है। मैंने क्या किया, शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड कर दिया। अपने को क्या मिल गया, अपने को नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए। मतलब कितने शेयर्स है, 4 लाख शेयर्स। 40 लाख रुपया जमा करने के लिए, दैट इज 40 लाख रुपया शेयर कैपिटल जमा करने के लिए कंपनी को कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, कंपनी को इशू करने पड़ेंगे 4 लाख शेयर्स। कितने, 4 लाख शेयर्स। सर अगर समझो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अगर कंपनी को 3 लाख रुपया दिया, कंपनी को कितना दिया, 3 लाख रुपया दिया, तो कंपनी उसको कितना शेयर्स देगी, तो कुछ नहीं, 3 लाख को हम लोग क्या करेंगे, फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे और उसको 30,000 शेयर्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, 30,000 शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है सर, शेयर्स क्या होता है, शेयर कुछ नहीं होता है, जब कंपनी अपने शेयर कैपिटल को डिवाइड करता है इनटू स्मॉल यूनिट, उसको शेयर कहते हैं। ठीक है सर, अब क्या मिस्टर ए जो है क्या वो ओनर बन गया कंपनी का, यस वो ओनर बन गया। सर क्या पूरा कंपनी उसका, नो पूरा कंपनी उसका नहीं है। तो सर उसका कितना है, तो हम लोग उसका ओनरशिप का परसेंटेज निकालेंगे कि कितना उसका ओनरशिप है। अब पूरे कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है या फिर पूरे कंपनी के शेयर्स कितने हैं, पूरे कंपनी के शेयर्स कितने, 4 लाख शेयर्स है। उसमें से मिस्टर ए को हमने कितने शेयर्स दिए, 30,000 शेयर्स दिए। 4 लाख शेयर्स है कंपनी के पास, उसमें से 30,000 शेयर किसके पास है, मिस्टर ए के पास। तो उसका परसेंटेज कितना, 7.5%। सो मिस्टर ए जो है वो 7.5%, 7.5% कंपनी को ओन करता है। मतलब उसकी ओनरशिप कितनी होगी, 7.5% की। अब सर ये जो शेयर होता है वो दिखता कैसा है, हाउ डज अ शेयर लुक, नथिंग, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, एक पेपर है, आपको दिख रहा है ये पेपर दिख रहा है, इट्स अ पेपर, इट्स अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, उस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है और एक नंबर होता है। एक नंबर होता है मतलब क्या,
एक नंबर होता है मतलब क्या, जैसे ही हमको आधार नंबर मिलता है, आधार कार्ड के ऊपर नंबर मिलता है, ओके, वैसे ही एक यूनिक नंबर होता है हर शेयर का, ठीक है। तो क्या होता है, कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर सर्टिफिकेट। इसमें सब लिखा हुआ रहता है कि कितने शेयर्स दिए हैं, कितने रुपए के वो शेयर्स हैं, ठीक है, फिर उनका क्लास क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उस पर कंपनी का साइन होता है, डायरेक्टर का साइन होता है, कंपनी का स्टैम्प होता है, डायरेक्टर की साइन और कंपनी का स्टैम्प, ओके। तो ऐसा दिखता है सर, तो मतलब शेयर भी एक पीस ऑफ पेपर ही है। हाँ बेटा, एक पीस ऑफ पेपर ही है, वो एक डॉक्यूमेंट है, इट्स अ प्रूफ, ठीक है, ठीक है। अभी आगे बढ़ता हूँ मैं। सर शेयर का मीनिंग, डेफिनेशन क्या है, कंपनीज एक्ट ने, अभी हम किसी का भी नाम नहीं पढ़ने वाले हैं, ये डेफिनेशन किसने दिया, कंपनीज एक्ट 2013 ने। शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर मीन्स अ शेयर, शेयर का मतलब होता है शेयर, किसमें शेयर, देखो शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर मतलब हिस्सा, किसमें, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक, एंड इंक्लूड्स स्टॉक, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, शेयर मीन्स अ शेयर, पहले याद रखना, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब जो भी पर्सन शेयर खरीदता है उसको कंपनी के शेयर कैपिटल में हिस्सा मिलता है, ठीक है। अब सर मीनिंग क्या है, शेयर का मीनिंग क्या है, शेयर कुछ नहीं है, शेयर एक यूनिट है, एक क्या है, एक यूनिट है, जो हमें कैसे मिलता है, जब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं शेयर कैपिटल को इन स्मॉल पार्ट। जब हम शेयर कैपिटल को, जो शेयर कैपिटल मतलब कंपनी शेयर्स बेच के कितना पैसा इकट्ठा करने वाली है, ओके, उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। जब उस टोटल अमाउंट को हम स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं उसे हम शेयर कहेंगे। सर ये जो वैल्यू होती है, मतलब सर हम किससे डिवाइड करते हैं, जो भी वैल्यू से हम शेयर कैपिटल को डिवाइड करते हैं उसे फेस वैल्यू कहते हैं। मतलब शेयर कैपिटल को जिस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे, जिससे हमें शेयर्स मिलेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। अभी क्या करते हैं, डिवाइडिंग द शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स, इससे क्या होता है, हम जब शेयर कैपिटल को शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, हम क्या करते हैं, ध्यान देना, पब्लिक जो है, देखो शेयर कैपिटल 40 लाख रुपया था, 40 लाख रुपया कोई एक अकेला पर्सन देने को रेडी नहीं होगा पूरे कंपनी को, ओके। सो क्या होता है, जब हम शेयर कैपिटल को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होता है, पब्लिक उसे लेने को ट्राई करती है, पब्लिक लेगी, क्योंकि अभी जैसे आप और मैं हैं, हम लोग 5 शेयर 10 शेयर इतना खरीद सकते हैं, ठीक है। 10 रुपये का एक शेयर है, 5 शेयर कितने का हो गया, 50 रुपये का, फॉर एग्जाम्पल, है कि नहीं, तो हम लोग ले सकते हैं। लेकिन 40 लाख रुपया अगर मैं बोलूँ देने को तो हमारे से पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, पब्लिक सब्सक्राइब करती है शेयर कैपिटल को स्मॉल अमाउंट में। जो भी पर्सन शेयर्स को परचेस करता है उसे हम क्या कहते हैं, देखो कोई भी पर्सन कितने भी शेयर दे सकता है, एनी नंबर ऑफ शेयर, आपको एक शेयर चाहिए, आप एक शेयर खरीदो, 5 शेयर 5 खरीदो, 10 शेयर 10 खरीदो, आपकी इच्छा, वो क्या बन जाएगा, कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा और उसे मेंबर कहेंगे कंपनी का, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, सर शेयर के फीचर्स क्या होते हैं, शेयर के फीचर्स में समझने के लिए आपको देखो ध्यान देना पड़ेगा। शेयर का मीनिंग देखो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा को हम क्या कहते हैं, सबसे छोटे हिस्से को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा। ओनरशिप, जो भी शेयर को ओन करता है उसे शेयर होल्डर कहते हैं, एंड उससे उसकी ओनरशिप दिखती है कंपनी में कि वो कितना कंपनी में ओन करता है। डिस्टिंक्टिव नंबर, मैंने आपको बताया था शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर एक यूनिक नंबर लिखा रहता है, ठीक है। अभी के टाइम पे क्या होता है, शेयर्स है ना, या तो फिर डीमैट फॉर्म में मिलते हैं या फिर फिजिकल फॉर्म में। सर ये डीमैट फॉर्म क्या होता है, डीमैट फॉर्म आपको हम लोग इन नेक्स्ट चैप्टर्स, इन चैप्टर नंबर 9 और 10 हम लोग डिस्कस करेंगे, 9 या 10th चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डीमटेरियलाइज फॉर्म क्या होता है, ठीक है। लेकिन जब भी कंपनी फिजिकल फॉर्म, मतलब आपको फिजिकल एक डॉक्यूमेंट देती है, मतलब एक पेपर आपको लिटरली हाथ में देती है, उसको हम शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। उसके ऊपर एक डिस्टिंक्टिव नंबर लिखा रहता है जिससे हम शेयर की पहचान कर पाते हैं। बेसिकली मैं बोलूँ तो जैसे आपके स्कूल में GR नंबर होता था, जनरल रजिस्टर नंबर होता था, या फिर मैं आधार कार्ड नंबर बोलता हूँ, आधार कार्ड नंबर से आपकी पहचान है इस देश में, है कि नहीं। आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो और किसी के पास नहीं होगा, आपके पास ही रहेगा, ठीक है। सो इन दैट केस वैसे ही जो शेयर्स के ऊपर जो एक नंबर लिखा रहता है उसे कहते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर, और वो जो नंबर है वो सिर्फ आपके शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर रहेगा। उस कंपनी ने चाहे कितने भी शेयर्स बेचे हो वो नंबर वापस यूज़ नहीं करेगी। मूविंग फॉरवर्ड, एविडेंस ऑफ टाइटल, एविडेंस ऑफ टाइटल मतलब जो शेयर्स होता है वो विजिबल तो नहीं होता है, मतलब यू कैन नॉट सी शेयर, आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है कि नहीं। तो जो शेयर सर्टिफिकेट होती है वो कंपनी अपने कॉमन सील, मतलब अपने स्टैंप लगा के देती है, और वो जो होता है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है, मतलब आपके ओनरशिप का प्रूफ,
आपके ओनरशिप का प्रूफ, एविडेंस ऑफ टाइटल मतलब ओनरशिप की प्रूफ। वैल्यू ऑफ शेयर, एक शेयर के अंदर 3 वैल्यू होती है, फेस वैल्यू, इशू प्राइस, मार्केट वैल्यू। सर ये फेस वैल्यू क्या होता है, अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो वैल्यू है जो हमें शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर देखने मिलती है, और ये हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन महुआ के अंदर भी लिखा हुआ रहता है। सर ये महुआ क्या होता है, ये मैंने 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 4 में ये डिस्कस किया है, तो आपको अगर डाउट है तो वहाँ पे जाके एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। फेस वैल्यू के ऊपर जो फेस वैल्यू जो होती है वो कहाँ पे दी होती है, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर दी होती है, और ये वो वैल्यू है जिससे हम शेयर सर्टिफिकेट को शेयर कैपिटल को डिवाइड करते हैं टू गेट द नंबर ऑफ शेयर, मतलब कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने चाहिए, ठीक है। सर ये इशू प्राइस क्या होती है, इशू प्राइस मतलब कंपनी एक शेयर को कितने में बेचेगा, प्राइस एट विच कंपनी सेल्स द शेयर। सर फेस वैल्यू पे नहीं बेचता है कंपनी, नहीं, डिपेंड करता है। 10 रुपये का शेयर कंपनी चाहे तो 12 में बेच सकती है, 15 में बेच सकती है, ठीक है। सर तो क्या कम में बेच सकती है, हाँ, अगर कंपनी का डिमांड नहीं है तो कंपनी 10 रुपये का शेयर 8-9 में भी बेच सकती है। सर मार्केट वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू मतलब ये वो वैल्यू है जो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पे डिटरमाइन होती है। एक शेयर की या एक कंपनी की मार्केट में कितनी डिमांड है और उसकी सप्लाई कितनी है, उसके बेसिस पे जो मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो वैल्यू चलती है उसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। 3 टाइप की वैल्यू हमने देखी, फेस वैल्यू, इशू प्राइस, मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब राइट, जो शेयर होल्डर होता है उसे कुछ राइट मिलते हैं, राइट मतलब उसे राइट मिलता है टू रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड मिलने का अधिकार मिलता है, उसे राइट मिलता है टू इंस्पेक्ट द स्टैट्यूटरी बुक, ये वो बुक होती है जो कंपनी लॉ, मतलब हमें कंपनी लॉ कंपलसरी मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, जैसे मिनट्स बुक, मिनट की बुक होती है, देन डायरेक्टर का रजिस्टर होता है, शेयर होल्डर का रजिस्टर होता है। जो भी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें ये अधिकार मिलता है कि वो इन स्टैट्यूटरी बुक, कानूनी बुक, स्टैट्यूटरी का मतलब कानूनी बुक को चेक कर पाए, इंस्पेक्ट कर पाए। और शेयर होल्डर के पास अधिकार होता है मीटिंग अटेंड करने का, और मीटिंग अटेंड करने का वहाँ पे मीटिंग में वोट करने का भी अधिकार होता है। शेयर होल्डर के पास राइट होते हैं कि वो जाके मीटिंग में वोटिंग कर पाए। सर वोटिंग क्यों करना है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए कंपनी में मीटिंग रखते हैं और मीटिंग में वोटिंग होती है, फिर वो डिसीजन लिया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, इनकम, जो शेयर होल्डर होता है उसे हिस्सा मिलता है किसमें, नेट प्रॉफिट में। कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब बेयर करने के बाद, जो इंटरेस्ट पे करने के बाद, टैक्सेस पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट, उसमें किसको हिस्सा मिलता है, शेयर होल्डर को, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर मतलब हाँ, आप चाहो तो आपके शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक दूसरे को बेच सकते हो, लेकिन ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ पब्लिक कंपनी को मिलता है कि वो फ्रीली अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज पर द मैनर प्रोवाइडेड इन एओए। एओए का मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो मैनर दिया रहेगा वैसे ही आप उसी तरीके से आप बेच सकते हो आपके शेयर्स को, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है ये एक डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, औवा, ये जो होता है एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में लिखा हुआ रहता है। प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर, ये जो शेयर्स होता है ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब यू कैन मूव इट, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग जो होती है वो मूवेबल नहीं होती, यू कैन नॉट मूव इट, ओके, आप अपने हाथ लेके नहीं घूम सकते हो, लेकिन जो शेयर होता है, शेयर सर्टिफिकेट को यू कैन टेक इन योर हैंड एंड यू कैन मूव, आप कहीं पे भी उसको लेके घूम सकते हो। फिर काइंड्स ऑफ शेयर्स, शेयर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इनको हम अभी डिटेल में समझेंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको अभी मैंने आपको क्या करवाया, शेयर्स करवाया, सिर्फ और सिर्फ शेयर करवाए हैं और उनके फीचर करवाए। अब मैं आपको इक्विटी शेयर करवाऊंगा, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन और उसके फीचर्स करवाऊंगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, इक्विटी शेयर का डेफिनेशन, इक्विटी शेयर का डेफिनेशन एज पर द कंपनीज एक्ट क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स ये वो शेयर्स है जो प्रेफरेंस नहीं है, ये वो शेयर है जो प्रेफरेंस नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। मतलब कि सर, मतलब इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। अब सर मतलब तो समझा दीजिए इसका, ओके, इसका मतलब क्या है, इक्विटी शेयर्स ये होते हैं जिनको प्रेफरेंस नहीं मिलती। प्रेफरेंस किस बात में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इनको डिविडेंड लास्ट में मिलता है, आपको मैंने ये बता चुका हूँ। इनको जो कैपिटल है वो भी लास्ट में रीपे होगा जब कंपनी वाइंड अप होगी तब सबसे पहले किसको कैपिटल पे करेंगे, प्रेफरेंस को पे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इक्विटी वालों को लास्ट में, ओके। सो जिन शेयर्स में ये प्रेफरेंस नहीं होता, मतलब जिन शेयर्स को डिविडेंड लास्ट में मिलता है या जिन शेयर्स को जो रीपेमेंट है कैपिटल का वो लास्ट में होता है, वो इक्विटी शेयर्स बन जाते हैं। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो फंडामेंटल सोर्स होते हैं, मतलब बेसिक सोर्स होते हैं, हर कंपनी के लिए बेसिक होते हैं,
ठीक है। कंपनी हमेशा जब भी नई नई कंपनी जब बनती है तब वो इक्विटी शेयर्स की तरफ जाती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी, और ये अल्टीमेट रिस्क बेयर करते हैं। इनको हम रेसिडुअल क्लेमेंट बोलते हैं। रेसिडुअल क्लेमेंट मतलब बचा हुआ जिसको देते हैं ना, रेसिडुअल क्लेमेंट जो बचा कुचा मांगता है ना, उसे हम रेसिडुअल क्लेमेंट कहते हैं। ठीक है। रेसिडुअल क्लेमेंट का मतलब होता है जो बचा हुआ मांगता है, मतलब मुझे जो लास्ट में जो बच जाता है उसके बाद जो मांगने आता है वो इक्विटी शेयर होते हैं। इनको डिविडेंड भी फिक्स रेट पे नहीं मिलता है, और वो भी प्रॉफिट होगा तो ही मिलता है, वो भी एज पर द सजेशन या रिकमेंडेशन ऑफ बीओडी, डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन पे ही मिलता है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नो डिविडेंड, अगर प्रॉफिट कम है तो भी कम डिविडेंड। इनका फॉर्च्यून है, इनका जो नसीब है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के अप एंड डाउन पे। कंपनी कितना ऊपर जा रही है, कंपनी कितना नीचे जा रही है, उसके ऊपर इनका नसीब डिपेंड करता है। इसीलिए इनको रिस्क कैपिटल और वेंचर कैपिटल भी कहते हैं। ये लोग रियल रिस्क बेरर है, ये लोग सच में रिस्क ले रहे हैं। लेकिन इनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, दैट इज़ व्हाट, पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। इनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन मिलता है। ये लोग जनरल मीटिंग अटेंड करते हैं और वोटिंग करते हैं, मतलब कंपनी के डिसीजन मेकिंग में ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं। कंपनी में किसको डायरेक्टर बनाना है, जो कंपनी को चलाता है वो कौन होता है, डायरेक्टर्स, बराबर है कि नहीं। अब कंपनी का डायरेक्टर कौन बनेगा ये कौन तय करता है, इक्विटी शेयर होल्डर। कौन तय करता है, इक्विटी शेयर होल्डर इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज द कंपनी। ठीक है। तो इनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिलती है वो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट का पार्ट मिलता है, मतलब डिसीजन मेकिंग जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर करता है। ठीक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर के फीचर्स क्या होते हैं, परमानेंट कैपिटल। ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल जो कंपनी में आता है वो परमानेंट होता है, इररेडीमेबल होता है, नॉन रिफंडेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। हम लोग उसको कभी रिटर्न नहीं करते। उनको रिटर्न कब करेंगे, उनको रिटर्न तब करेंगे जब कंपनी बंद होगी या फिर कंपनी बायबैक करती है। बायबैक करती है मतलब कंपनी इक्विटी शेयर्स मार्केट से खुद खरीदती है। मतलब मैं कंपनी हूँ, मैंने लोगों को शेयर्स बेच के पैसा लिया, अब मुझे मेरे शेयर्स वापस चाहिए तो उसको बायबैक कहते हैं। मैं उनको पैसा दूंगा और शेयर्स ले लूँगा। ठीक है। तो इनको रिफंड कब होता है, जब कंपनी बंद होगी या फिर हम लोग बायबैक करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है वो लॉन्ग टर्म और परमानेंट कैपिटल होता है। लॉन्ग टर्म हम इनको रिफंड ही नहीं करने वाले। रिफंड कब करेंगे, जब कंपनी बंद होगी या तो फिर कंपनी बायबैक करती है, अपने शेयर्स शेयर होल्डर से खुद खरीदती है। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, इनको जो डिविडेंड मिलता है वो भी कैसा मिलता है, फ्लक्चुएटिंग। इनको फिक्स्ड रेट पे नहीं मिलता है। कंपनी को अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा डिविडेंड, या फिर कम हुआ तो कम डिविडेंड। और ये जो बीओडी है वो पोस्टपोन भी कर सकते हैं डिविडेंड को, ज़रूरी नहीं कि डिविडेंड देना ही पड़े। और शेयर होल्डर कोई भी कंपेल नहीं करेंगे, मतलब फोर्स नहीं करेंगे डिविडेंड के लिए। तो इनकम ऑफ द शेयर होल्डर जो होती है वो अनसर्टन होती है। कैसी होती है, अनसर्टन होती है और इरेगुलर होती है। इनको राइट टू वोट मिलता है। इनको मीटिंग अटेंड करने का अधिकार मिलता है, तो इनको वोटिंग का पावर मिलता है, जिससे वो डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं और अपने एमओए और एओए को ऑल्टर मतलब चेंज करते हैं। इनको राइट टू शेयर इन प्रॉफिट मतलब डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग का इनका अधिकार होता है। इनको बुक इंस्पेक्ट करने का अधिकार मिलता है, स्टैट्यूटरी बुक मैंने आपको जैसे बताया था पहले। इनको राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, ये अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज पर द मैनर गिवन इन द एओए। इनको ये सारे अधिकार मिलते हैं। नो प्रेफरेंशियल राइट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। इनको डिविडेंड भी लास्ट में मिलता है, इनको रीपेमेंट भी लास्ट में होता है। कंट्रोलिंग पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो कंट्रोलिंग पावर है, इक्विटी शेयर होल्डर को कंट्रोल मिलता है। कैसे कंट्रोल मिलता है, बिकॉज ये लोग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ये लोग मीटिंग को अटेंड करते हैं, वोट करते हैं, मतलब ये लोग डिसीजन लेते हैं, मतलब इनके हाथ में क्या है, कंट्रोल है। वोटिंग जो राइट होता है इनका कौन से बेसिस पे होता है, प्रोपोर्शन ऑफ शेयर होल्डिंग, जितने शेयर्स होंगे उतना उनको वोट करने मिलेगा। ये लोग रियल ओनर है ऑफ द कंपनी, रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, लास्ट खत्म होने आया पॉइंट्स। रिस्क, इनका जो रिस्क होता है वो मैक्सिमम होता है। ये लोग शॉक एब्जॉर्बर है, मतलब मार्केट गिरता है तो इनको दिल को ठेस पहुंचती है। इनकम ऑफ द कंपनी कम रहेगा तो डिविडेंड कम रहेगा, तो मार्केट वैल्यू कम तो कैपिटल लॉस होगा इनको। अब रेसिडुअल क्लेमेंट का मतलब क्या होता है, रेसिडुअल क्लेमेंट का मतलब होता है कि जो लास्ट में सब कुछ मांगने आते हैं वो। ओके, रेसिडुअल क्लेमेंट जो था वो पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया ऊपर। जो लास्ट का मांगता है उसे हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल क्लेमेंट। रेसिडुअल मतलब बचा हुआ मांगने वाला। नो चार्ज ऑन द असेट, इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है उसको क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं मिलता है, उनको कोई चार्ज नहीं मिलता है
कोई भी असेट ऑफ द कंपनी का एज अ सिक्योरिटी फॉर कैपिटल प्रोवाइडेड। इसका मतलब क्या हुआ सर? बहुत सिंपल सी बात है, जो पैसा देता है इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी को, तो उसके बदले में उसको कुछ सिक्योरिटी तो चाहिए कि अगर इन केस मुझे मेरा पैसा नहीं मिलता है तो आप मुझे आपकी कोई भी असेट पे सिक्योरिटी दो, है कि नहीं। बट इन दिस केस इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती कंपनी के कोई भी असेट पे फॉर द कैपिटल प्रोवाइडेड, ठीक है। कोई चार्ज नहीं मिलता, कोई अधिकार नहीं मिलता कंपनी के कोई भी असेट पे, ठीक है। बोनस इशू जो होता है क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको क्या मिलता है? बोनस शेयर्स मिलते हैं। बोनस शेयर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको फ्री गिफ्ट के तौर पे कंपनी उनको क्या देती है? शेयर्स देती है। उसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर को एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, एक भी रुपया नहीं देना है, ठीक है। लेकिन ये जो शेयर्स होते हैं, जो बोनस शेयर्स होते हैं, कंपनी है उसको कंपनी पता है कैसे देती है? कंपनी रिटेन अर्निंग को इस्तेमाल करती है, ये रिटेन अर्निंग को इस्तेमाल करती है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर्स देती है, ठीक है। किनको देती है? इक्विटी शेयर होल्डर को। और इसको हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में समझने वाले हैं कि बोनस इशू होता क्या है। आप एक बात समझना, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको शेयर्स मिल रहे हैं तो आपका शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगा और आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल कैसे बढ़ेगा आपको लेटर ऑन समझेगा। राइट इशू क्या होता है? कंपनी जो होती है, ध्यान देना, कंपनी जो होती है वो पूरे के पूरे अपने शेयर्स, सारे के सारे शेयर्स एक साथ में इशू नहीं करती है। सारे के सारे शेयर्स एक साथ में इशू नहीं करती एट अ टाइम। वो क्या करती है? थोड़े से शेयर्स क्या करती है, वो कभी इशू करेगी जब फ्यूचर में, जब उसको पैसों की एडिशनल फंड की ज़रूरत होगी तब। तो जब भी फ्यूचर में कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी वापस से, फ्यूचर में वापस से जब इक्विटी शेयर कंपनी इशू करती है, इन दैट केस क्या होगा? सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, ऑलरेडी जिसने कंपनी के इक्विटी शेयर्स लेके रखे हैं, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी देगी कि आप हमारे शेयर्स बाय करो, वो भी सस्ते दाम पे उनको पहला अधिकार देगी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। इसे राइट इशू कहते हैं। और इनको सर राइट इशू कौन से मात्रा में मिलते हैं? इन्होंने कितने शेयर्स लेके रखे हैं कंपनी के ऑलरेडी, उस बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग उनको राइट शेयर्स मिलते हैं। अब ये राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स को लेके आप दिमाग में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ये आपको चैप्टर नंबर 3 में आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं। सो डू नॉट पैनिक। बोनस शेयर्स के लिए आपको इतना याद रखना है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी देती है किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को। और राइट शेयर्स जो राइट इशू जो होता है, मतलब कंपनियां करती है राइट शेयर्स किसको देती है? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को। लेकिन इसके बदले में पैसे लेते हैं, राइट इशू के बदले में पैसे लेते हैं लेकिन कम लेते हैं, लेकिन बोनस इशू फ्री में मिलता है। फेस वैल्यू, जो इक्विटी शेयर होल्डर का जो फेस वैल्यू होता है वो लो होता है, ₹1 का होता है या फिर ₹10 का होता है। मार्केट वैल्यू, अब मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है वो क्या होता है? इक्विटी शेयर्स जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। अगर कंपनी के शेयर्स की जो डिमांड, देखो डिमांड और सप्लाई किस पे डिपेंड करेगा? कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ज़्यादा डिमांड, कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देगा शेयर्स पे तो ज़्यादा डिमांड रहेगा। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है और डिविडेंड ज़्यादा देगा कंपनी तो डिमांड बढ़ जाएगा, और डिमांड बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स जो होता है फ्लक्चुएटिंग होता है, ओके। और इसी वजह से जो सटोरिये होते हैं, स्पेकुलेटर मतलब जो सटोरिये होते हैं, जो बेटिंग करते हैं, वो लोग के लिए इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? मोर अपीलिंग, मतलब उनको बहुत मज़ा आता है इक्विटी शेयर्स लेने में, ठीक है। कैपिटल अप्रिसिएशन, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ध्यान देना। कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब क्या? जब एक इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ता है, मतलब मार्केट वैल्यू बढ़ता है, तो क्या होता है? मतलब देखो, कैपिटल अप्रिशिएट होना मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। क्यों इंक्रीज हुआ शेयर का वैल्यू? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा और कंपनी का ग्रोथ हुआ। कंपनी का ग्रोथ हो रहा है इसीलिए मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, और मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो उससे कैपिटल बढ़ता है इक्विटी शेयर होल्डर का, ठीक है। अब सपोज मिस्टर ए जो है उसने 100 शेयर लेके रखे किसके? रिलायंस के, जिसका मार्केट वैल्यू ₹150 है। मार्केट वैल्यू कितना है? ₹150 पर शेयर। तो उसका कैपिटल कितना हुआ? मिस्टर ए का टोटल कैपिटल कितना हुआ? 100 शेयर इंटू ₹150, ₹15,000। अब यही शेयर्स के मार्केट वैल्यू बढ़ के ₹250 हो गई। कितना? ₹250 हो गई। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 250। सो इन दैट केस मिस्टर ए का कैपिटल कितना हो गया? शेयर्स तो 100 ही है, 100 ही रहने वाले, लेकिन एक शेयर का वैल्यू कितना है? 250। कितना हो गया? 250 हो गया एक शेयर का वैल्यू। तो अभी उसका टोटल कैपिटल कितना हो गया? 25,000। समझ रहे कैपिटल अप्रिसिएशन क्या होता है? इक्विटी शेयर्स का कैपिटल अप्रिशिएट ज़्यादा होता है बिकॉज उसका डिमांड एंड सप्लाई में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं। तो ये था इक्विटी शेयर्स के फीचर्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स।
टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के अंदर कितने टाइप है? 2 टाइप है। एक है इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स, नॉर्मल वोटिंग राइट, और दूसरा है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। नॉर्मल वोटिंग राइट में क्या होता है? 1 राइट 1 वोट और नॉर्मल डिविडेंड मिलेगा, मतलब ये नॉर्मल इक्विटी शेयर्स है। अब डिफरेंशियल वोटिंग राइट में क्या होता है? कोई कोई इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे रहेंगे जो बोलते हैं कि भाई मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा वोटिंग राइट चाहिए। क्या चाहिए? मुझे डिविडेंड कम मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मुझे ज़्यादा वोटिंग राइट चाहिए। तो वो लोग क्या बोलते हैं? मुझे ज़्यादा वोटिंग राइट वाले दो शेयर्स, डिविडेंड कम चलेगा। और दूसरे टाइप के ऐसे होते हैं नॉर्मल लोग जो बोलते हैं मुझे वोट करके क्या करना है, मुझे वोट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ज़्यादा डिविडेंड चाहिए। तो दूसरे टाइप क्या हो गए? डिविडेंड ज़्यादा और वोटिंग राइट कम चाहिए। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट में क्या होगा? या तो फिर डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा या फिर वोटिंग राइट ज़्यादा मिलेंगे, दोनों में से एक ऑप्शन होता है। तो ये हो गए इक्विटी शेयर्स के टाइप्स। नॉर्मल वोटिंग राइट्स, मतलब एक तो नॉर्मल हो गए, और दूसरा डिफरेंशियल वोटिंग राइट, मतलब वोटिंग राइट्स में चेंजेस हो जाएगा। अब आता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है उसका मीनिंग समझेंगे पहले। तो प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग क्या है? ये वो शेयर्स है जिनको प्रेफरेंस मिलता है। प्रेफरेंस मतलब उनको डिविडेंड पहले मिलेगा, उनका कैपिटल भी उनको पहले रीपे किया जाएगा जब कंपनी बंद होगी। जब भी कंपनी बंद होगी उनका कैपिटल सबसे पहले उनको पे किया जाएगा। अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, और उनको ये जो रेट होता है, जो रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो उनका पहले से ही डिटरमाइन होता है जब हम लोग ये प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं। जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी उसी टाइम पे उनका रेट ऑफ डिविडेंड बता देगी उनको। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको वोटिंग राइट जनरली नहीं मिलता, उनको मीटिंग में बैठने को नहीं मिलता है। लेकिन उनको वोटिंग राइट मिलता है कब? उनको तभी वोटिंग राइट मिलेगा जब उनके कोई भी मैटर पे, जब उनके रिलेटेड कोई भी मैटर पे अगर उनका कोई भी उनके पॉइंट को लेके ठेस पहुंचती हो। जैसे कि अगर मैंने रेट ऑफ डिविडेंड चेंज कर दिया, मैंने रेट ऑफ डिविडेंड कम कर दिया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, इसीलिए उनको वोटिंग राइट मिलता है। अगर उनका जो डिविडेंड है वो दिया ही नहीं है, डिक्लेयर कर दिया बट पे नहीं किया, तो वो लोग को बुरा लगेगा, तो इसीलिए वो लोग वोटिंग राइट मांगेंगे। अगर आप कंपनी का कोई भी हिस्सा बेच रहे हो, आप अपने कंपनी का कोई भी डिवीजन बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल आप रिलायंस कंपनी हो और रिलायंस के बहुत सारे डिवीजन है, जैसे कि क्लोथ्स है, रिलायंस का पेट्रोल है, केमिकल है। अगर सपोज मैं क्लोथ्स डिपार्टमेंट बेच रहा हूँ, तब जाके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपको क्या देना पड़ेगा? वोटिंग राइट देना पड़ेगा। लेकिन जनरली उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है, इसीलिए इनको को ओनर बोलते हैं, ये रियल ओनर नहीं है। एंड इनके पास कंट्रोल नहीं होता है, दे डोंट हैव द कंट्रोल। कंट्रोल किसके पास होता है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है, बिकॉज उनको वोटिंग राइट मिलता है और मीटिंग में डिसीजन लेने का अधिकार मिलता है। अब ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? उनका नेचर होता है कॉशियस, मतलब जो संभाल के चलने वाला, जिनको क्या होता है अपने इन्वेस्टमेंट का सेफ्टी चाहिए रहता है। मतलब उन्होंने जो पैसा प्रोवाइड किया कंपनी को, उसके ऊपर उनको सेफ्टी चाहिए रहती है, और उनको स्टेडी रिटर्न चाहिए, मतलब उनको रेगुलरली रिटर्न चाहिए, मतलब फिक्स रिटर्न चाहिए। इसीलिए वो लोग कैसे होते हैं? कॉशियस, जो सावधान रहते हैं, सावधान वाले लोग। और अपने इक्विटी शेयर होल्डर कैसे होते हैं नेचर में? बिंदास, बेफिक्रे लोग, जिनको टेंशन नहीं होता है। अब फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सबसे पहला क्या बोला गया है? प्रेफरेंस शेयर्स का फीचर में सबसे पहला आता है उनको प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड को लेके। ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड को, मतलब पहले डिविडेंड मिलता है। उनको प्रेफरेंस मिलता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में, मतलब कैपिटल भी उनको सबसे पहले मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर को देने के पहले इनका कैपिटल दिया जाएगा जब कंपनी बंद होगी। फिक्स्ड रिटर्न, इनका जो रिटर्न होता है वो कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। डिविडेंड मिलता है इनको डिविडेंड फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पे मिलता है। और या फिर इनको फिक्स्ड रेट पे मिलेगा या फिर फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। फिक्स सम का मतलब होता है फिक्स अमाउंट, मतलब हर साल 5,000 तो 5,000 ऐसा, ठीक है। और प्रॉफिट के अंदर से ही मिलेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। अगर डायरेक्टर चाहे और अगर कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस हो, मतलब पैसों के वांदे हैं कंपनी में, तो डायरेक्टर चाहे तो वो ना दे, डिविडेंड ना पे करे। नेचर ऑफ कैपिटल, इनका परमानेंट नहीं होता है। एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, ये जो कैपिटल होता है ये परमानेंट नहीं होता है, हमें इनको रिडीम करना पड़ता है। रिडीम का मतलब होता है रिटर्न करना पड़ता है आफ्टर सर्टन पीरियड। मतलब वो पीरियड कब होगा? जब कंपनी है ना इशू करती है प्रेफरेंस शेयर, तभी बताती है कि आपको इतना डिविडेंड मिलेगा और आपके जो पैसे हैं वो आपको इतने साल बाद रिटर्न किए जाएंगे। तो आप एक बात याद रखना, प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, वो रिटर्न करना पड़ता है आफ्टर सर्टन पीरियड। रिडीम का मतलब होता है रीपे। कंपनी जो है, लेकिन कंपनी जो है, कोई भी कंपनी इररिडीमेबल का मतलब होता है नॉन रिफंडेबल। कोई भी कंपनी नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती।
अब जनरली आप बताओ, ये जो पैसा है हमको रिटर्न करना है, तो हम पहले कौन सा पैसा लेंगे जो रिटर्न ना करना हो? तो हम जनरली स्टार्टिंग में कौन सा लेते हैं? इक्विटी पैसा, इक्विटी शेयर कैपिटल लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कब लेते हैं? लेटर स्टेज पे, जब कंपनी एस्टैब्लिश हो गई हो, कंपनी को एडिशनल फंड की ज़रूरत हो। ठीक है, एस्टैब्लिश हो गई मतलब नाम हो गया कंपनी का। अब प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो सेफ कैपिटल होता है, उसका जो रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फिक्स्ड होता है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, इसलिए वो सेफ होता है। सो नेचर ऑफ कैपिटल याद रखना, प्रेफरेंस शेयर का जो नेचर ऑफ कैपिटल कैसा है? इट इज़ नॉट परमानेंट। मार्केट वैल्यू बाबा देखो, डिविडेंड जो होता है फिक्स होता है, डिविडेंड फ्लक्चुएट नहीं होगा तो मार्केट में आप मुझे बताओ कंपनी का डिमांड एंड सप्लाई पे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, इसलिए मार्केट वैल्यू ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है, कैपिटल अप्रिसिएशन भी बहुत कम होता है। वोटिंग राइट्स, इनको वोटिंग राइट जनरली नहीं मिलती है। इनको वोटिंग राइट कब मिलती है? जब इनका कोई, मैं बोलूँ ना, जब इनका कोई काम का जो पॉइंट है, जैसे कि मैंने अगर इनको बोला था कि आपका जो पैसा है वो 5 साल बाद मैं आपको रीपे करूंगा, अब मैं अगर उस ड्यूरेशन को बढ़ा देता हूँ, 5 साल के बदले में बोलता हूँ कि 10 साल बाद रिटर्न करूंगा, तो इन दैट केस मैं इनको वोटिंग पावर दूंगा। जब भी इनको ठेस पहुंचेगी तभी मैं इनको वोटिंग पावर दूंगा, वरना इनको वोटिंग पावर जनरली मिलता ही नहीं है। ठीक है, ओनली व्हेन द इंटरेस्ट इज अफेक्टेड, मतलब जब उनका कोई इंटरेस्ट, मतलब जब उनका कोई काम का पार्ट अगर उनके रिलेटेड कोई भी चीज़ को अगर ठेस पहुंचती है, तब इनको हम लोग को वोटिंग पावर देना पड़ेगा। रिस्क, ये तो रिस्क इतना है ही नहीं, यहाँ पे कॉशियस इन्वेस्टर होते हैं, और ये एक टाइप का बोन है। बोन मतलब आशीर्वाद है, किसके लिए? इन्वेस्टर के लिए आशीर्वाद है। प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो एक टाइप का आशीर्वाद है, किसके लिए? इन्वेस्टर के लिए। कभी डिप्रेशन के पीरियड में, जब मार्केट में मंदी हो, तब लोग प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं, क्योंकि उसमें अपने को क्या होता है, अपना कैपिटल सेफ रहता है और अपने को स्टेडी रिटर्न्स मिलते हैं। फेस वैल्यू इनका जनरली कितना होता है? 100। इट इज़ हायर देन द इक्विटी शेयर्स। बोनस और राइट शेयर्स, इनको राइट और बोनस शेयर्स नहीं मिलते, दे डू नॉट गेट एनी राइट टू बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स, दोनों इनको नहीं मिलते हैं। नेचर ऑफ द इन्वेस्टर कैसा होता है? मॉडरेट होता है, कंजर्वेटिव होता है, कॉशियस होता है। मतलब ये जो होता है वो जिसका रिस्क एपिटाइट, जिसका रिस्क का खुराक कम होता है, वो लोग ये शेयर्स खरीदते हैं। अभी प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नाम में लिखा है क्यूमुलेटिव, मतलब ये वो शेयर्स है जिनको, अगर सिंपल सी बात बताओ, अगर इस साल में अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो जो डिविडेंड इस साल का बाकी रह जाता है वो इनको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इन दिस केस ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड पूरा का पूरा भूल जाओ। आपने अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं तो आपका जो डिविडेंड है वो जमा होते जाएगा जब तक उसे पे नहीं किया जाता। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स है जिनके ऊपर डिविडेंड जो है वो एक्यूमुलेट जमा होते जाएगा जब तक इसको पूरा पे नहीं किया जाता। ये जनरली जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जनरली कोई भी प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो क्यूमुलेटिव ही होते हैं जब तक AOI के अंदर नहीं लिखा गया कुछ और। तो मतलब जनरली कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, हम क्या मानेंगे? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। अभी क्या होता है, सपोज इनको 2020 में प्रॉफिट नहीं था, कंपनी को प्रॉफिट नहीं था तो डिविडेंड नहीं पे किया। 2021 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो पहले कंपनी क्या करेगी? पहले कंपनी जो डिविडेंड पे करेगी वो 2020 का पे करेगी। कौन सा? 2020 का पे करेगी, फिर वो 2021 का डिविडेंड पे करेगी। और जब तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया गया, जो भी उनका बाकी डिविडेंड जो पहले का आउटस्टैंडिंग है, जब तक उनको पे नहीं करते तब तक हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को एक भी रुपया नहीं देंगे। समझा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ये होते हैं। सर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है रात गई बात गई का मतलब क्या होता है कि भाई अगर इस साल अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं है और डिविडेंड नहीं दिया तो इस साल का जो डिविडेंड है उसको भूल जाओ, अभी वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आपका डिविडेंड हमेशा के लिए चला गया, आपको नहीं मिलेगा। समझा? लेकिन क्यूमुलेटिव में क्या था कि अगर इस साल डिविडेंड नहीं दे रहे तो डोंट वरी, आपका डिविडेंड जमा हो गया है, मतलब हमें याद है, हम नेक्स्ट ईयर दे देंगे, ऐसा होता है। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में रात गई बात गई, अगर इस साल डिविडेंड नहीं दिया मतलब वो कभी नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं दिया? क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ था। ऐसे ही नहीं देंगे, नहीं चलता है। प्रॉफिट नहीं था इसलिए नहीं दिया, या फिर प्रॉफिट बहुत कम था। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ये जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनको सरप्लस प्रॉफिट मिलता है, मतलब इनको डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, इनका जो डिविडेंड है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचता है,
मतलब रिटेन अर्निंग, जो रिटेन अर्निंग है उसमें से भी थोड़ा हिस्सा इनको मिलेगा। किसको? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को। इनको क्या मिलता है? सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। सरप्लस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग में इनको थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा। जनरली जो रिटेन अर्निंग होता है वो किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का। लेकिन अगर आपकी कंपनी में पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनको भी रिटेन अर्निंग का थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मतलब इनको सरप्लस प्रॉफिट में कोई अधिकार नहीं है, कुछ नहीं मिलता है, मतलब रिटेन अर्निंग में इनको कुछ भी नहीं मिलता है। जनरली जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो नॉन पार्टिसिपेटिंग ही होते हैं। मतलब अगर आपके कंपनी ने अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया है और कुछ भी नहीं बोला उसके रिलेटेड, मतलब वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये वो प्रेफरेंस शेयर है जो इक्विटी में कन्वर्ट होंगे आफ्टर सर्टन पीरियड। सर कितने टाइम बाद कन्वर्ट होंगे? ये सब जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है उसी दौरान बता देती है कि ये इतने साल बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स है जो इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं उसको हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब दे डू नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते हैं वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है ये वो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको आफ्टर अ सर्टन पीरियड उनका जो पैसा है, कैपिटल है, वो रिटर्न करना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीम्ड, रिडीम मतलब रिफंडेड आफ्टर सर्टन फिक्स पीरियड। सर ये कितने टाइम बाद रिडीम करेंगे, कितने टाइम बाद रिफंड करेंगे, ये सब जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तभी बता देती है टर्म्स एंड कंडीशंस। देखो प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तभी आप टर्म्स एंड कंडीशन पूछोगे ना, बाद में थोड़ी ना पूछोंगे। सो इन दैट केस तभी कंपनी बता देती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हो तो वो क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड अप। वो पूरी की उसके ऊपर जितने भी पैसे एक शेयर होल्डर को पे करने चाहिए वो पूरे पे हो जाने चाहिए। सर रिडेम्पशन कहाँ से होगा? रिफंड कहाँ से करेगी कंपनी? डिविजिबल प्रॉफिट मतलब रिटेन अर्निंग में से। कहाँ से? रिटेन अर्निंग में से। या फिर कंपनी नए शेयर इशू करेगी और उससे जो पैसा आएगा वो यूज़ करेगी। आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर, कंपनी नए शेयर इशू करेगी और उससे जो पैसा आएगा वो पैसा किसको देगी? इन प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को दे देगी। इररिडीमेबल का मतलब होता है नॉन रिफंडेबल प्रेफरेंस शेयर। देखो प्रेफरेंस शेयर्स जो रिफंड नहीं होते उन्हें हम इररिडीमेबल कहेंगे। लेकिन कंपनीज एक्ट ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू कर सकती। कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ओन्ड कैपिटल का लास्ट पार्ट, दैट इज रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग जो है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अब आपको एक फटाफट आपको मैं रिकैप देता हूँ। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या? रिटेन अर्निंग मतलब प्रॉफिट का हिस्सा। रिटेन अर्निंग वो होता है जो कंपनियां करती है, प्रॉफिट में से अपने सारे एक्सपेंसेस पे कर देती है, सारे खर्चे निकाल देती है और फिर जो बोरोड फंड में से जो इंटरेस्ट देना होता है वो भी पे कर देती है, गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड भी दे देती है। उसके बाद जो पैसा बचता है कंपनी के पास उसे क्या कहते हैं? रिटेन अर्निंग। देखो ये वो अर्निंग है, देखो आप एक चीज़ याद रखना, कंपनी के अंदर अर्निंग जो होते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं, कांस्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, बिजनेस के अंदर जो अर्निंग है वो कांस्टेंट नहीं होती है। तो कंपनी ने क्या करना चाहिए? कंपनी ने जब अपना हाई प्रॉफिट पीरियड होता है, जब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, तब कंपनी ने उसमें से थोड़ा सा हिस्सा क्या करना चाहिए? अलग से निकाल के रखना चाहिए, है कि नहीं? कंपनी का जब प्रॉफिट का पीरियड चल रहा हो तब कंपनी ने उसमें से थोड़ा हिस्सा क्या करना चाहिए? निकाल के रख देना चाहिए फॉर फ्यूचर नीड्स। अब कोई भी अच्छी कंपनी, जो समझदार कंपनी होती है, वो क्या करती है? वो पूरा का पूरा अपना एंटायर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को, वो उसका थोड़ा सा पार्ट रिटेन करती है, अपने पास संभाल के रखती है। उससे हम क्या कहते हैं? रिटेन अर्निंग। सर ये रिटेन अर्निंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है किस चीज़ का? कि हम कॉर्पोरेट के जो प्रॉफिट है, कंपनी की जो प्रॉफिट है उसको जमा कर दे जाए एंड उसको बिजनेस में यूटिलाइज करें। देखो ये एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी क्या करती है? अपने जो प्रॉफिट होती है उसको जमा करती रहती है, थोड़ा थोड़ा करके जमा करती रहती है और उसको उसी प्रॉफिट को जमा करने के बाद बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। कंपनी क्या करती है? री इन्वेस्ट करती है इस रिटेन अर्निंग को बिजनेस के अंदर। कैसे री इन्वेस्ट करती है? कंपनी पता क्या करती है? बोनस शेयर दे देती है फ्री ऑफ कॉस्ट पे। कंपनियां करती है, देखो ये रिटेन अर्निंग जो होता है वो किसका होता है? वो इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। तो कंपनी पता क्या करती है? ये रिटेन अर्निंग को यूज़ करती है और क्या करती है? इस पैसे को क्या करती है कंपनी? इक्विटी शेयर होल्डर को इस पैसे के बदले में बोनस शेयर दे देती है। अब बोनस शेयर जब कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को देगी तो उनके पास से, इक्विटी शेयर होल्डर के पास से कोई पैसा तो नहीं आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के पास से कोई पैसा नहीं आएगा। तो कंपनी उनको बोलती है मैंने आपका रिटेन अर्निंग यूज़ कर लिया है। अब वो रिटेन अर्निंग जो है वो क्या बन जाएगा? वो शेयर कैपिटल का हिस्सा बन जाएगा।
देखो ध्यान से देखना, कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 40 लाख था और रिटेन अर्निंग 5 लाख थी। अब कंपनी बोलती है मैं 5 लाख जो है वो मैं बोनस शेयर्स दे दूंगा। मतलब कंपनी किसको देगी? इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर देगी। अब बोनस शेयर के ऊपर तो इक्विटी शेयर होल्डर एक भी रुपया नहीं देगा, तो ये 40 लाख रुपया जो है वो क्या बन जाएगा? अभी 45 लाख रुपीज़ बन जाएंगे। 45 लाख रुपीज़ बन गए कंपनी का। तो कंपनी ने क्या कर दिया? रिटेन अर्निंग को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में। अब इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है वो कंपनी का फिक्स्ड कैपिटल होता है। फिक्स्ड कैपिटल नहीं बोलूँगा मैं, परमानेंट कैपिटल होता है। क्या होता है? सॉरी, परमानेंट कैपिटल। अब कंपनी को ये जो पैसा है वो शेयर होल्डर को कब देना है? जब कंपनी वाइंड अप होगी। अब इस कंपनी इस पैसे को यूज़ करके बिजनेस को एक्सपांड करेगी। ठीक है, ये मैंने पूरा लिखा हुआ यहाँ पे। और इसी प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब रिटेन अर्निंग जो था वो तो प्रॉफिट था, उसको हम लोगों ने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। सर कैपिटल में कैसे कन्वर्ट किया? बोनस शेयर्स दिए। शेयर्स दिया मतलब शेयर कैपिटल में आ गया ना, लेकिन उनसे कोई पैसा नहीं आया, इसलिए हम लोगों ने रिटेन अर्निंग को इस्तेमाल कर लिया। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड है। ये क्या है? सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड है, सबसे सस्ता है कि नहीं? क्योंकि हमको इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। ओके, क्योंकि ये हमारा कंपनी ने खुद ने कमाया है। और आप मुझे बताओ, ये जो रिटेन अर्निंग का जो ये मेथड है, ये कौन सी कंपनी करेगी? जो एस्टैब्लिश हो चुकी है। क्योंकि प्रॉफिट किसको होता है? वो उन्हीं कंपनी को होता है जो जिनको समय हो गया है फॉर्म होने के बाद, बिजनेस करने के बाद टाइम हो गया है। देखो आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इमीडिएटली प्रॉफिट नहीं होता, आपकी कंपनी इमीडिएटली एस्टैब्लिश नहीं होती है। तो ये इंटरनल सोर्स है, ये भी याद रखना, और ये एस्टैब्लिश कंपनी के लिए ही हेल्पफुल होता है। अभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग, एक कंपनी के अंदर रिटेन अर्निंग कितना होगा कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो टोटल अर्निंग पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर क्या है? टोटल अर्निंग। अगर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा, अर्निंग ज़्यादा, तो रिटेन अर्निंग ज़्यादा। ओके, एंड इस पे और वो किस पे डिपेंड करता है? टॉप मैनेजमेंट के एटीट्यूड पे। टॉप मैनेजमेंट के एटीट्यूड में जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स है कंपनी के, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी सर प्रॉफिट ज़्यादा हो गया और ज़्यादा डिविडेंड बांट दिया तो रिटेन अर्निंग कम रहेगा, समझ रहे हैं आपको? बट अगर जनरली क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा तो रिटेन अर्निंग ज़्यादा। टैक्सेशन पॉलिसी, अब कंट्री के अंदर टैक्स रेट अगर ज़्यादा रहेगा तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, है कि नहीं? और कंपनी का प्रॉफिट कम तो रिटेन अर्निंग भी कम हो जाएगा। डिविडेंड पॉलिसी, अब देखो डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है? देखो ये एक पॉलिसी होती है जो बीओडी बनाते हैं। कौन बनाते हैं? बीओडी बनाते हैं। किस चीज़ को लेकर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, कितना डिविडेंड बांटना है उसका एक पॉलिसी बनता है। ठीक है, और बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग मिलकर बनाते हैं। अगर कंजर्वेटिव पॉलिसी मतलब कंजूस पॉलिसी बनाई, कंजूस पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि डिविडेंड ज़्यादा नहीं देंगे, कम ही देंगे, बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं बांटेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा पैसा बचा के रखना है अपनी कंपनी को ग्रोथ के लिए। तो उससे क्या होगा? कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। अगर कंजर्वेटिव पॉलिसी, कंजूस पॉलिसी अपनाएंगे तो कंपनी का रिटेन अर्निंग ज़्यादा रहेगा। लेकिन इसका एक बैड इफेक्ट भी है। क्या है सर? कि अगर हम कंजूस पॉलिसी करेंगे तो इससे शेयर होल्डर के ऊपर इम्पैक्ट होगा, और वो लोग क्या करेंगे? सर इम्पैक्ट क्यों होगा? क्योंकि डिविडेंड कम बांट रहे हैं ना, तो शायद शेयर होल्डर नाराज़ हो जाए। तो ऐसा पॉइंट है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल मतलब क्या होता है? हर कंट्री के अंदर जो फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है, गवर्नमेंट करती है। तो कंपनी को क्या करना करता है? कंपनी हैज़ टू वर्क एज पर द पॉलिसी एंड रूल्स रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट। कंपनी को गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर चलना पड़ता है। कंपनी को अपनी जो पॉलिसी होती है डिविडेंड की पॉलिसी, वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए बनाना पड़ता है। सो इट इज़ ऑल्सो डिपेंड। सर रिटेन अर्निंग किस पे डिपेंड कर देगा? रिटेन अर्निंग विल बी डिपेंडेंट ऑन द टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी। कंपनी का टोटल अर्निंग अगर ज़्यादा है तो रिटेन अर्निंग ज़्यादा रहेगा। कंपनी का टैक्सेशन पॉलिसी मतलब आपके कंपनी में अगर ज़्यादा टैक्स रेट लग रहा है, इफ़ यू आर पेइंग मोर टैक्स, देन द रिटेन अर्निंग कम रहेगी। डिविडेंड पॉलिसी, अगर डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी के अंदर जो डिविडेंड की पॉलिसी है वो कैसी है? अगर कंजूसी वाली मतलब कंजर्वेटिव पॉलिसी अगर अपनाते हो तो डिविडेंड आप कम दोगे, रिटेन अर्निंग ज़्यादा रहेगी। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट किस पे रहेगा? शेयर होल्डर पे, कि उनको डिविडेंड कम मिल रहा है इसलिए तो नाराज़ भी हो सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल। अगर आपके कंट्री के अंदर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन किस प्रकार से बनाए गए हैं, कंपनी को उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ेंगे एंड उसके अनुसार कंपनी को अपनी डिविडेंड की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आई होप आपको पूरा ये लेक्चर जो है, जो मैंने अभी तक समझाया है आपको, वो अच्छे से समझा रहेगा। गाइज अगर आपको कोई भी एंगल से ऐसा लगता है मैंने फास्ट पढ़ाया है तो आप यूट्यूब पे वीडियो को स्लो कर सकते हो एंड आराम से देख सकते हो। उसके बाद भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट आपका लिखिए, जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाइए, आपका डाउट लिखिए, मैं पक्का उसका रिप्लाई दूंगा 100%।
आपको ये वीडियो अगर सही में पसंद आया, आपको हेल्पफुल हुआ है, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट कर देना कि यू लाइक द वीडियो, यू अंडरस्टूड द चैप्टर, ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको इस वीडियो को आपके जितने फ्रेंड्स हैं जो 12th स्टैंडर्ड में हैं उनको आपको शेयर करना है, सो दैट क्या होगा, उनको भी बेनिफिट होगा। आपसे मैं इतना ही एक हेल्प मांगना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए और आप शेयर करिए वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। आई होप मैंने जितना पढ़ाया आपको समझा रहेगा। और टिल देन आप हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिए, और भी वीडियोस अपलोड होंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, पूरा एसपी आपका आने वाला है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।